लोग अपने से नहीं बल्कि पराये से भी अपने जीवन को वार देते हैं, वहाँ दुश्मनों की क्या ज़रूरत जो जब अपने ही खुद जान को मार देते हैं। तो जान मारने वाले आप जब अपने ही। मुझे लगता है कि अनुराग यादव आज जिंदा होते। इनमें से एक पक्ष ने तलवार की नोक पर न्याय लेने की कोशिश करी है। यह सिर्फ अनुराग यादव जी की हत्या नहीं है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था की हत्या ही, बाबा साहब के संविधान की हत्या है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब के संविधान की जो हत्या करे या न्यायालय की हत्या जो करे, ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुझे जो आज जानकारी मिली है उसके मुताबिक सभी दोषी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उसमें जो भी न्यायिक व्यवस्था के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई उसमें हो रही है। जी, अगर देखा जाए भारत का जो संविधान है सबसे बेस्ट माना जाता है, बेहतर माना जाता है, लेकिन सवाल इस पे उठता है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी बीत जाती है न्यायपालिका पे अगर सवाल उठाए जाएं तो क्या इस तरीके का होना चाहिए एक दो पीढ़ी क्रॉस करके तब भी न्याय व्यवस्था इतनी ढीली है, नहीं मिल पाता। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत, मेरी मौजूदगी फिर से अपने ही ज़िले में है और आप देख सकते हैं कहीं न कहीं आज प्रशासन पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं और लोगों के दिल में कहीं न कहीं शांतिपूर्ण व्यवस्था जो होती है और उसे बेहतर बनाने के बजाय लोग में इतनी कहा जाए अगर बुरे हालात पैदा हो चुके हैं। और देखा जाए तो हर एक घरों में बड़े बड़े माफियाओं को ढेर करने की सरकार बात करती है, लेकिन अधिकतर देखा जाए जो ज़मीनी स्तर पर है समस्या है तो बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है उसे, और देखा जा रहा है बढ़ती जा रही समस्याएं, कई परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। अगर भारत के लेवल पे देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर होती है, व्यवस्थाएं जो होती है सरकार की प्रशासन के तहत, उसको बेहतर बनाने के बजाय अगर खुद काबू में नहीं आए तो सवाल जाहिर सी बात उठना है। और आज हमारे साथ हैं पूर्व जिला पंचायत और लोकप्रिय नेता हमारे क्षेत्र के, और इनसे बात करते हैं आखिर में कौन जिम्मेदार है, इतनी बुरी व्यवस्थाएं जो है, इतनी समस्याएं से झेल रही जनता, उसका जिम्मेदार कौन है। और ताइक्वांडो खिलाड़ी जिसे कहा जाता अभी उभरता हुआ सितारा था अनुराग यादव, और कहीं न कहीं नए एज में थे और नई पहचान अपनी बना रहे थे और स्वर्ण पदक से लेकर स्वर्ण पदक तक अभी नहीं पहुंचे थे। फिलहाल सिल्वर मेडल वगैरह जो भी राज्य स्तरीय जिला स्तरीय होता है वो कई लेवल तक जा चुके थे और जीत भी चुके थे। उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, वजह क्या है आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत सर जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम पूछना चाहेंगे क्योंकि आप राजनीति में आते हैं और अच्छा राजनीति भी करते हैं और कहीं न कहीं परजिन नहीं लेकिन पास्ट में रह भी चुके हैं इस क्षेत्र से जिला पंचायत, और आने वाले समय में पब्लिक और भी अगर आगे जो भी समस्याएं हैं समस्याओं को लेकर जब कहीं न कहीं वर्तमान नेता से परेशान हो जाती है तो नए नेता का चुनाव करती है, शायद हमारे लिए बेहतर हो। तो उसी में से आप भी एक नेता लोकप्रिय थे जो दर्शक जनता ने आपको चुना, और इस सरकार पे क्या कहना चाहेंगे। अनुराग यादव को आप जान रहे हो खूबी, अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, 18 साल मिनिमम मैक्सिमम देखा जाए तो था, और कई पदक जीत चुके थे, इतने छोटे से ताइक्वांडो खिलाड़ी थे, तो उस पर क्या कहोगे जो इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। देखिए उनकी हत्या, जो ताइक्वांडो खिलाड़ी रहे और पदक भी जीता उन्होंने, उनकी जो हत्या है, मैं सिर्फ उनकी हत्या नहीं देखता हूँ, मैं भारतीय न्याय व्यवस्था की हत्या देखता हूँ। जी, मुझे जो जानकारी मिली है पिछले 40 वर्षों से ज़मीनी विवाद दो परिवारों के बीच में रहा है। जी जी, आखिर ऐसे कौन से सबूत रहे या साक्ष्य रहे जिनके इंतजार में न्यायालय ने उस मामले को पिछले 40 वर्षों से अभी तक पेंडिंग रखा है, और न्यायालय की दहलीज पर न्याय न मिल पाया दोनों पक्षों को, जी, तो निश्चित तौर पर उसमें से एक पक्ष ने तलवार की नोक पर न्याय लेने की कोशिश करी है। यह सिर्फ अनुराग यादव जी की हत्या नहीं है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था की हत्या ही, बाबा साहब के संविधान की हत्या है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब के संविधान की जो हत्या करे या न्यायालय की हत्या जो करे, ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुझे जो आज जानकारी मिली है उसके मुताबिक सभी दोषी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उसमें जो भी न्यायिक व्यवस्था के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई उसमें हो रही है। जी, अगर देखा जाए भारत का जो संविधान है कहीं न कहीं कई देशों से मिलकर और सबसे बेस्ट माना जाता है, बेहतर माना जाता है, लेकिन सवाल इस पे उठता है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी बीत जाती है न्यायपालिका पे अगर सवाल उठाए जाएं तो क्या इस तरीके का होना चाहिए एक दो पीढ़ी क्रॉस करके तब भी न्याय व्यवस्था इतनी ढीली है, नहीं मिल पाता न्याय, जिसके कारण हत्याएं भी हो जाती है, ज़मीन वहीं रह जाता है, लोग वहीं रह जाते हैं, लेकिन लोगों की हत्या हो जाती है। तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप। देखिए बाबा साहब ने कहा था, जब देश को भारत का संविधान
भारत को समर्पित कर रहे थे, तो बाबा साहब ने एक बात बड़े स्पष्ट तौर पे रखी थी कि देश का संविधान बेशक दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है, लेकिन अगर देश चलाने वाले लोग बेहतर होंगे तो देश का संविधान देश के लोगों के लिए और देश के लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन देश संचालन करने वाले अगर लोग बेहतर नहीं होंगे तो ये देश का संविधान देश के लिए सबसे बुरा साबित होगा, बेहतर होकर भी। जी बिल्कुल। तो आज बाबा साहब की उस समय की कही हुई बातें कहीं ना कहीं देखिए आप चरितार्थ होता दिखता है। भारतीय संविधान के मुताबिक यदि आखिरी व्यक्ति को न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया बाबा साहब ने संविधान में दी है उसका अक्षरशः पालन किया जाए तो मुझे लगता है कि अनुराग यादव आज जिंदा होते। देश के तमाम नौजवान या तमाम ज़मीनी विवादों में जान गंवाने वाले लोग आज जिंदा होते। तो मैं समझता हूँ यह हत्या सिर्फ अनुराग यादव की नहीं है, देश के संविधान की हत्या है, देश के न्यायिक व्यवस्था की हत्या है, देश के आत्मा की हत्या है। और हम नौजवानों को आगे आना होगा, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी कि भारत में न्याय की जो व्यवस्था है इतनी ढीली है कि लोग आजिज़ आकर के तलवारों पर, कट्टों बंदूकों पर, अपराध के रास्ते पर चल करके न्याय छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आपने देखा कि एक नौजवान साथी हमारा ज़िले का गौरव मैं समझता हूं कि कभी ना कभी वो भारत रत्न भी हमारे होते। जी बिल्कुल। उन्होंने अपनी जान गंवाई। मेरी पूरी श्रद्धांजलि उनके साथ है, मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। जी कहीं न कहीं कहा जाए एक सवाल भी उठता है, अलग अलग सवाल अलग अलग लहजे में उठती है और कहीं न कहीं कभी अगर मित्रता ऐसी हो, पराये की बात छोड़िए, मित्रता ऐसी हो कहीं न कहीं लोग अपने से नहीं बल्कि पराये से भी अपने जीवन को वार देते हैं, वहाँ दुश्मनों की क्या ज़रूरत जो जब अपने ही खुद जान को मार देते हैं। तो जान मारने वाले आप जब अपने ही हैं तो अलग अलग लोग सवाल उठाते हैं कि दलितों पर, सवर्णों का दुराचार हो रहा है या फिर अलग अलग घटनाएं होती है, अलग अलग कौम से, अलग अलग जाति मजहब से लेके सवाल उठता है कि लोग एक दूसरी जात पर सवाल उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने ही जात के लोग, अपने घराने के लोग, अपने जान के मतलब इतना हद तक नीचे गिर गए कि जान लेने पर तुल गए और जान ले भी चले गए, ज़मीन वहीं की रह गई। फिर कुछ भी मतलब मामला सामने जो आया है बहुत चौंकाने वाला है। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए एक चीज़ आप समझिए कि ये जो भाषा है कि दलितों पर अत्याचार, बैकवर्डों पर अत्याचार अथवा गरीब सवर्णों पर अत्याचार या नाना प्रकार की जो बातें हैं, मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि यहाँ तो ना कोई दलित था ना कोई सवर्ण था, दोनों बैकवर्ड थे और दोनों एक परिवार के थे। मैं समझता हूँ इस देश में कोई भी हिंसा जाति के आधार पर तो नेताओं द्वारा भड़काई जाने पर होती हैं, लेकिन अमूमन इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो कमज़ोर बनाम मजबूत की होती हैं। आप यदि कमज़ोर हैं, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय में जन्म लिए हैं, तो निश्चित तौर पर उस जाति धर्म संप्रदाय का जो मजबूत व्यक्ति है, अगर उसकी नीति शोषणकारी है, असामाजिक तत्व है, तो वो आपको परेशान करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के, आपके ऊपर अत्याचार करेगा, शोषण करेगा। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए, आप तो गाँव गाँव टहलते हैं, आप देखिए ना लोगों की मजबूरियों को देखिए। एक झोपड़ी वाली महिला आती है तो बताती भैया जो महल बना है ना हमारी आबादी पे बना है, यानी कि ताकत से छीन लिया उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये नहीं देखता है कि हम जो अत्याचार कर रहे हैं वो किसी जाति धर्म या संप्रदाय के आधार पर कर रहे हैं, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, सदैव कमजोरों पर करता है। अब अगर दुर्भाग्य से उसमें दलित कहीं कमजोर पड़ता हो, कहीं बैकवर्ड कमजोर पड़ता हो, कहीं कहीं मैंने ये भी देखा कि अमीर दलित कमजोर दलित का बहुत शानदार शोषण किया, जोरदार किया, अमीर बैकवर्ड गरीब बैकवर्ड का जम के शोषण किया। वहां आप क्या कहेंगे? फिर दलित बैकवर्ड का मामला तो नहीं आएगा ना। जब मामला ये पॉलिटिकल हो जाता है तो ये शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए कि बैकवर्ड, दलित या सवर्ण। मैं इन सब फालतू बातों पर यकीन नहीं करता हूं। मैं ये जानता हूं कि ताकत हमेशा कमजोरों का शोषण करना चाहती है। अगर शोषण कमजोर व्यक्ति जागरूक नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ अत्याचार अनाचार हो जाता है। ये मैंने देखा है।